हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज के टॉपिक में हम बात करते हैं अर्ध सरकारी पत्र या अर्धशासकीय पत्र और इसका प्रारूप और अर्धशासकीय पत्र किसे लिखा जाता है और उसके महत्व, उसकी विशेषताएं। अर्धशासकीय पत्र, इसे अर्ध सरकारी पत्र भी कहते हैं। जो इसकी परिभाषा दी गई है, जो पत्र किसी सरकारी अधिकारी द्वारा किसी अन्य सरकारी अधिकारी अथवा कर्मचारी या गैर सरकारी व्यक्ति को शासकीय प्रयोजनार्थ व्यक्तिगत यानी कि अनौपचारिक रूप से प्रेषित किए जाते हैं, उन्हें अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। अर्ध सरकारी पत्र का महत्व, जब किसी नंबर 1 है, किसी अधिकारी का ध्यान किसी विषय पर दिलाना आवश्यक हो। नंबर 2, जब किसी विषय को सीमित लोगों को ही जानकारी देना जरूरी हो, विषय को गोपनीय रखने हेतु। नंबर 3 है, कार्य में शीघ्रता लानी हो। नंबर 4, जब किसी अधिकारी अन्य व्यक्ति को किसी उत्सव सभा में आमंत्रित करना हो या अध्यक्षता अथवा सम्मेलन संबोधन कराना हो। अर्ध सरकारी पत्र की विशेषताएं, शासकीय प्रयोजन हेतु व्यक्तिगत यानी कि अनौपचारिक शैली का प्रयोग किया जाता है। ग्रुप सी की परीक्षा में भी इन पत्रों की विशेषता से संबंधित प्रश्न आते हैं। नंबर 2, गोपनीय विषय हेतु प्रयुक्त होता है। नंबर 3, ये व्यक्ति से व्यक्ति को प्रेषित होते, ना कि पद से पद को। सरकारी पत्र पद से पद को प्रेषित किए जाते हैं। नंबर 4, आदेशात्मक के स्थान पर सहयोग परक एवं आग्रह परक शैली प्रयुक्त होती है। नंबर 5, ये पत्र द्विदिशीय यानी कि उच्च से निम्न को, निम्न से उच्च दोनों दिशाओं में होते हैं। नंबर 6, संलग्नक का अभाव होता है, क्योंकि ये अधिकांशतः पहले से चले आ रहे हैं विषय से संबंधित होते हैं। नंबर 7, इन पत्रों को वही खोलता है जिसके नाम पर ये जारी किए जाते हैं। नंबर 8, इनके लेखन में राजभाषा संबंधी बाध्यता नहीं होती। नंबर 9, इनमें संबोधन एवं स्वनिर्देशन अनौपचारिक होते हैं, जैसे प्रिय श्री कहगैं या प्रिय नेगी जी, आपका शुभचिंतक, शुभेच्छु, भवनिष्ठ आदि शब्दों का प्रयोग होता है। नंबर 10, इनका पृष्ठांकन नहीं किया जाता है। अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप, अगर अर्ध सरकारी पत्र की परिभाषा दी जाती है तो वो भी उसके आंसर राइटिंग में प्रारूप को बनाना होता है। प्रारूप में पेज के बाईं तरफ ऊपर अर्धशासकीय संख्या, कार्यालय का पता और नाम, उसके जस्ट नीचे दिनांक दिया जाता है और पत्र के बाईं ओर प्रेषक का नाम, स्वनिर्देशन शब्दों का प्रयोग और हम फिर उसके बाद लिखते हैं आपका ध्यान इस कार्यालय से प्रेषित पत्र संख्या। जो पत्र संख्या दी गई है उसे लिखा जाता है। फिर कोमा लगा, इन पत्रों में कोमा जैसे शब्दों का बहुत ध्यान रखना होता है। दिनांक के पश्चात की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और फिर हम जो विषय दिया गया है उसके बारे में लिखना है। फिर जहाँ पर अर्ध संख्या शासकीय थी ऊपर, ठीक उसी के जस्ट नीचे जब हम अपने विषयों को लिख देते हैं और उनके बारे में लिख देते हैं, उसके जस्ट नीचे ही उतने ही क्षेत्र में से संबंधित हमें लिखना होता है कि आपका शुभचिंतक, हस्ताक्षर और नाम। इसके पश्चात पेज के बाईं ओर लिखा जाता है नीचे की तरफ सेवा में श्री वैसा कोमा पदनाम। फिर कार्यालय का नाम और पता लिखा जाता है और इसी के पश्चात लिफाफे का प्रारूप भी बनाना होता है। यह इन चिन्हों को लिफाफे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। लिफाफे के प्रारूप में वही अर्धशासकीय पत्र संख्या जो प्रारूप में दी गई थी और प्रेषित जिसे किया गया उसका नाम और प्रेषक का नाम। अर्धशासकीय पत्र के अवयव या अंग कितने होते हैं? इसमें अर्धशासकीय पत्रांक, प्रेषक का नाम, पदनाम,
कार्यालय का नाम और उसका पता, दिनांक, संबोधन, स्वनिर्देशन, परिस्थिति का नाम जिसके नाम पर प्रेषित किया गया है, उस पदनाम, कार्यालय का पता। एग्जाम्पल के तौर पर इसे समझाएगा। किसी भी प्रश्न में 4 चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है पत्र को लिखने के। पहला, प्रेषक कौन जो जारी कर रहा है। दूसरा, प्रेषित जिसे जारी किया जा रहा है। तीसरा, विषय। और सबसे महत्वपूर्ण पत्र में यह देखना होता है कि आप सरकारी, अर्ध सरकारी या किस विषय पर लिखा जाता है। और पत्र का प्रारूप। और उसके पश्चात हमें पत्र के प्रारूप के पश्चात लिफाफे का प्रारूप भी बनाना होता है, तभी क्वेश्चन का आंसर पूरा होगा। इसी में हमने इकोनॉमिक्स से टॉपिक से बात कर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम में इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन, अमेरिका में। वर्तमान में सदस्य 186। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम की स्थापना का उद्देश्य था सदस्य देशों में निजी निवेश को प्रोत्साहन प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट था इसका। इसके लिए IFC द्वारा विकासशील सदस्य देशों को निजी कंपनी, जो विकासशील सदस्य देश है प्राइवेट कंपनी को आर्थिक सहायता एवं तकनीक सहयोग प्रदान करते हैं IFC के माध्यम से। उसके अन्य मुख्य उद्देश्य भी दिए गए हैं, जिसमें पॉइंट है कि विकासशील सदस्य निजी क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराते हैं। सदस्य देशों को ही निजी क्षेत्र के पूंजी और प्रबंधन समन्वय स्थापित करते हैं। जिन देशों में पूंजी प्रधान देश जो है, जिन देशों की पूंजी कम है या GDP कम होती है, उस देश में निवेश करते हैं और वहाँ की GDP को स्टेबल करने में मदद करते हैं। IFC द्वारा विकासशील सदस्य देशों की निजी कंपनियों को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में बॉन्ड जारी किए जाते हैं। IFC विकासशील सदस्य देशों की निजी पूंजी को जो है अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में बॉन्ड के तौर पर जारी करते हैं। आजकल IFC द्वारा सदस्य देशों की निजी कंपनियों को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से वहाँ की स्थानीय मुद्रा में बॉन्ड जारी किए जाने लगे हैं। हमारे मेंस का एक टॉपिक है फेरा एंड फेमा मेंस में। यह टॉपिक उत्तराखंड के लोअर और अपर दोनों मेंस में आएगा। फेरा की फुल फॉर्म विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1947 था। फेरा के तहत RBI को विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक नियुक्त किया था, परंतु 1973 में फेरा को कड़े कानूनों के रूप में लागू किया गया, जिससे भारत में निवेशकर्ताओं को काफ़ी कठिनाइयों का सामना हो रहा था। इसलिए भारत में फेमा उदारीकरण करने के लिए 1991 में LPG योजना को लाया गया था कि 1991 भारत में वित्तीय संकट उत्पन्न हो चुका था। उसे दूर करने के लिए ही उदारीकरण आया था। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने लगा, तब भारत ने विदेशी मुद्रा भंडार के लिए कानून में कुछ रियायतें कम करने के लिए फेरा के स्थान फेमा को लाया गया था। फेरा के तहत प्रवर्तन निदेशालय को लंबित मुकदमों के निपटारे के लिए 2 वर्ष का समय दिया गया, जो 31 मई 2002 को समाप्त हो गया। फेरा के तहत जो लंबित मुकदमे थे, जो विवाद थे, उन्हें 2 वर्ष का समय दिया और 31 मई 2002 को फेरा को समाप्त कर दिया गया था। इसके स्थान पर आया था फेमा। फेमा की फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। फेमा 1999 में भारत में बाहरी व्यय और भुगतान को सुविधाजनक बनाने और विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार के व्यवस्थित विकास को और रखरखाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए भारत की
संसद में फेमा 1999 एक्ट लाया गया। आधिकारिक तौर पर फेमा को 1 जून 2000 को लागू हुआ। फेमा एक रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है जो आरबीआई विनिमय को पारित करने और केंद्र सरकार को भारत की विदेशी व्यापार नीति के अनुसार विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित नियमों को पारित करने में सक्षम करता है। पहले जो नियम आरबीआई जो विनिमय नियम पारित होते हैं, उसके बाद भारत सरकार भारत की विदेशी व्यापार नीति के अनुसार फेमा के नियमों को पारित करती है। फेरा में अनुभागों की संख्या 81 और फेमा में अनुभागों की संख्या 49 थी। फेरा के जो कड़े कानून थे उनमें संशोधन करके फेमा में कुछ रियायतें बरती गई थी। फेरा एक्ट 1973 द्वारा विनियमित किया गया। फेरा का मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा संसाधनों का संरक्षण और उचित उपयोग करना था। फेरा और फेमा के अंतर। फेरा का उद्देश्य विदेशी मुद्रा भंडार का नियमन एवं संरक्षण था, जबकि फेमा का उद्देश्य विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करना और विदेशी भुगतान को अधिक से अधिक सुविधाजनक बनाना था। नंबर 2, फेरा के तहत विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन को दंडनीय अपराध माना गया। इसके तहत जुर्माना तथा जेल दोनों का प्रावधान था, जबकि फेमा के तहत विदेशी मुद्रा भंडार के उल्लंघन पर केवल जुर्माना लगाया जाता था। नंबर 3, फेरा में दोष सिद्धि का दायित्व व्यक्ति पर था, जबकि फेमा में दोष सिद्धि का दायित्व प्रवर्तन एजेंसियों पर होगा। नंबर 4, फेरा के तहत अभियुक्त पर अपराध राशि का 5 गुना तक जुर्माना था। किसी व्यक्ति ने जितनी राशि का अपराध राशि लगी उसका 5 गुना उसे फेरा के तहत जुर्माना देना था, जबकि फेमा में अभियुक्त पर अपराध राशि का 3 गुना जुर्माना लागू किया गया। गाइस, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।